आज हम पढ़ेंगे रोग निदान फर्स्ट पार्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक रोगी रोग परीक्षा। रोगी मतलब होता है पेशेंट और रोग मतलब होता है डिसीज। तो दोनों को एग्जामिन कैसे करेंगे हम वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोग परीक्षा। आयुर्वेद में रोग परीक्षा पंच निदान के द्वारा की जाती है। पंच निदान के अंतर्गत निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आचार्य माधव ने एक इंपॉर्टेंट श्लोक दिया है जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है। निदानम पूर्व रूपाणी रूपायस्तथा संप्राप्ति शेति विज्ञानम रोगाणम पंचदा स्मृतता। इसमें पंच निदानों को वर्णन किया है। अब पंच निदान के अंतर्गत जो अपना पहला टॉपिक है निदान, हम उसको स्टार्ट करते हैं। निदान मतलब होता है कोई व्याधि का कारण। व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम, अर्थात व्याधि की उत्पत्ति के कारण को निदान कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार निदान रोगों के कारण को कहा जाता है। अब आचार्य चक्रपाणी के अनुसार निदान शब्द का प्रयोग या तो व्याधि जनक या व्याधि बोधक दोनों के लिए किया जा सकता है। अब व्याधि जनक मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर और व्याधि बोधक मतलब डायग्नोसिस। अब कवि गणनाथ सेन ने निदान शब्द के बारे में कहते हुए कहा है कि बाह्य निमित्त कारण को निदान कहते हैं। अब बाह्य निमित्त मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब हो गया वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। अब आचार्य वाग्भट के अनुसार सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपित मला, अर्थात कुपित हुए दोषों को ही रोग का साक्षात निदान स्वीकार किया गया है। मतलब जो भी दोष कुपित हुए हैं उन्हीं की वजह से व्याधि उत्पन्न होती है, उसी को निदान कहते हैं। मतलब वही कॉज है। जैसे वातवर्धक अपन अगर आहार विहार का सेवन करेंगे तो जो अपने को वात व्याधि उत्पन्न होगी तो वात जो है वो उसका निदान कहलाएगा। वातवर्धक आहार विहार वो है उस व्याधि उत्पत्ति के लिए वो व्याधि का निदान कहलाएगा। अब निदान के पर्याय है निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण, जिसमें से आयतन और उत्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग आचार्यों के मत अनुसार अलग अलग निदान के भेद हैं। जैसे आचार्य हरिश्चंद्र ने 4 भेद बताए हैं: सन्निकृष्ट, विप्रिकृष्ट, वैभिचारी, प्राधान्य। आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं: असात्म इंद्रियात प्रयोग, प्रज्ञाप्राद और परिणाम। माधव ने 2 भेद से भी बताया और 3 भेद से भी बताया। तो 3 भेद से माधव का है दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, और 2 भेद से बाह्य निमित्त और आभ्यंतर निमित्त। अब आचार्य हरिश्चंद्र के अनुसार 4 भेद: सन्निकृष्ट, विप्रिकृष्ट, वैभिचारी और प्राधान्य, जिसमें से पहला है सन्निकृष्ट निदान। सन्निकृष्ट का अर्थ है निकटवर्ती, मतलब जो सीधा, जो बहुत पास में, जिसका डायरेक्ट अपन संबंध है, अर्थात रोग उत्पत्ति से जिसका सीधा संबंध हो। उदाहरण, दिन के आदि में कफ, मध्य में पित्त और अंत में वात का प्रकोप होता है। अगर आप सुबह सुबह कोई कफवर्धक आहार का सेवन करेंगे तो डायरेक्ट आपके कफ को बढ़ाएगा। ये वही चीज़ यहाँ सन्निकृष्ट निदान कहलाएगा। विप्रिकृष्ट मतलब होता है दूरवर्ती, इसका रोग उत्पत्ति से सीधा संबंध नहीं होता, इनडायरेक्ट संबंध, और डायरेक्ट नहीं होता। जैसे हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में प्रकोपित होकर रोगों उत्पन्न करेगा। अब हेमंत ऋतु में कफ का संचय हो रहा है, आपको तो पता है संचय, प्रकोप, प्रसर। संचय मतलब होता है अपने जगह पर संचय होना। संचय कब हो रहा है? हेमंत ऋतु में कफ का संचय हो रहा है। और प्रकोप कब हो रहा है? वसंत ऋतु में जाके हो रहा है। तो ये सीधा संबंध नहीं हुआ, संचय कब हुआ और प्रकोप कब हुआ। तो ये विप्रिकृष्ट निदान है। वैभिचारी निदान मतलब दुर्बल होने से जो हेतु व्याधि उत्पन्न करने में असमर्थ हो, उसे वैभिचार्य कहते हैं। जैसे मानस रोग पाप कर्म करने से या पूर्व जन्म के करने से, जैसे मानस जो मानसिक बीमारियां होती है अपने को, उन्माद, अपस्माद, वो अपने पूर्व जन्मों के कर्म से या मानस रोग की वजह से होती है, वैभिचारी के अंदर आता है। अब प्राधानिक में उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोष को प्रकोपित करके रोगों को उत्पन्न करने वाले हेतु प्राधानिक कहलाते हैं। मतलब जैसे मारक विष इतना पॉइजनस होता है कि उसको खाते ही इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, तो वह कहलाएगा प्राधानिक, मतलब मेन कॉज। अब आचार्य चरक के अनुसार 3 भेद हुए। 3 भेद कौन कौन से थे? असात्म इंद्रियात प्रयोग, प्रज्ञाप्राद और परिणाम। असात्म इंद्रियात प्रयोग मतलब होता है इंद्रियों का अपने अपने विषयों से अति योग, अयोग एवं मिथ्या योग को असात्म इंद्रियात प्रयोग कहते हैं। प्रज्ञाप्राद बुद्धि, वाणी, स्मृति का अति योग, अयोग, मिथ्या योग प्रज्ञाप्राद कहलाता है। परिणाम मतलब काल का हीन योग, अयोग या अति योग परिणाम कहलाता है। अब आचार्य माधव के अनुसार 3 भेद से जो थे, दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। दोष हेतु दोषों को विषम करने वाले कारण दोष हेतु कहलाते हैं। व्याधि हेतु निश्चित व्याधि उत्पन्न करने वाले कारण व्याधि हेतु और उभय हेतु जो हेतु दोष प्रकोप के साथ साथ व्याधि भी उत्पन्न करते हैं। मतलब दोष हेतु और व्याधि हेतु का मिक्स अपन उभय हेतु बोल सकते हैं। भेद, अब दो भेद से भी होते हैं, बाह्य हेतु और आभ्यंतर हेतु।
बाह्य हेतु मतलब होता है शरीर के बाहर के कारणों को बाह्य हेतु कहते हैं, जैसे आहार विहार या कोई चोट लग गई, आघात, उस वजह से। और आभ्यंतर हेतु शरीर के दोष धातु मल को आभ्यंतर हेतु कहते हैं, जैसे कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। अगर दोष धातु मल ये साम्य अवस्था में है तो शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी, शरीर निरोग रहेगा। तो ये था अपना पहला निदान। निदान मतलब होता है कॉज। अब अपन दूसरा पंच निदान के अंतर्गत जो अपना सेकंड पॉइंट है पूर्व रूप, उसके बारे में पढ़ेंगे। आचार्य चरक के अनुसार पूर्व रूप मतलब होता है पूर्व रूपाण प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, अर्थात व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। मतलब अपने व्याधि के पहले जो अपने को सिम्टम दिखाई देंगे वो अपने को पूर्व रूप कहते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही केवल उत्पन्न रोग जिन लक्षणों से जाने जाते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। मतलब अपने को पता नहीं है कि उसमें कौन सा दोष प्रबल है, क्या मतलब अपने को उसको कुछ भी नहीं पता, बस अपने को ये पता है कि उसके लक्षण है, ये व्याधि का ये लक्षण है, उस वजह से हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं। आचार्य माधव के अनुसार स्थान संश्रय अवस्था को प्राप्त हुए दोष भावी व्याधि का ज्ञान जिन लक्षणों द्वारा प्रकट करते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। अब स्थान संश्रय जो कि षटक्रिया काल की चौथी अवस्था है, उसमें प्रकोपित हुआ दोष भावी व्याधि का ज्ञान, भावी व्याधि मतलब जो अपने को व्याधि होने वाली है उसका ज्ञान जो लक्षणों के द्वारा प्रकट करते उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी वही कहा है, षडक्रिया काल की स्थान संश्रय अवस्था में दोष दुष्य समूर्छना के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, पूर्व रूप के दो भेद होते हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य मतलब होता है नॉर्मल, जनरल। दोष दुष्य समुचना की प्रारंभिक स्थिति में उत्पन्न पूर्व रूप सामान्य पूर्व रूप कहलाते हैं। दोष दुष्य समुचना हुई, दोष दुष्य समुचना की वजह से जो पूर्व रूप उत्पन्न हो रहे हैं वो सामान्य पूर्व रूप कहलाते हैं। इससे व्याधि का अपने को पूरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अपने को उसमें ये नहीं पता कौन सा दोष प्रबल है और क्या। इसका उदाहरण जैसे श्रम, अर्ति और व्यवरणता ज्वर के सामान्य पूर्व रूप है। ज्वर में ये तीनों लक्षण दिखेंगे लेकिन ये सामान्य पूर्व रूप, अपने को पता नहीं या वातिक ज्वर, पैतिक ज्वर, कफिक ज्वर किसका लक्षण है। अब विशिष्ट पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप मतलब जिसके द्वारा आरंभिक दोष का ज्ञान हो। जैसे ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप है, वातिक ज्वर की विशिष्ट पूर्व रूप है अतिजृंभा, पैतिक ज्वर का पूर्व रूप है नयनदा, आंखों में जलन होगी, कफत ज्वर का पूर्व रूप है अरुचि मतलब एनोरेक्सिया, खाना नहीं खाने की इच्छा होगी, एनोरेक्सिया। अब तीसरा टॉपिक है पंचनिदान के अंतर्गत रूप। रूप मतलब होता है उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को रूप कहते हैं। जो रोगों के लक्षण पूर्व रूप से उत्पन्न हुए उसे रूप कहते हैं। आचार्य चरक कहते हैं प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। अब आचार्य वाग्भट के अनुसार वातादि रोग आरंभिक दोष अपने कारक को प्रकट होने से अभिव्यक्त हो जाते हैं अथवा उनकी आम पक्व अवस्था भी व्यक्त हो जाती है, तब इन पूर्व रूप को ही रूप कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पूर्व रूप अवस्था में दोष पूरी तरीके से व्यक्त नहीं थे, लक्षण जो थे वो व्यक्त नहीं थे, अपने को दोषों का भी ज्ञान नहीं था, व्यक्त नहीं थे लक्षण, अब इस अवस्था में आगे वो पूरी तरीके से व्यक्त हो रहे हैं। जो भी दोषानुसार व्याधि है वो व्यक्त हो रही है। अब रूप के पर्याय, रूप के पर्याय लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन। संस्थान, रूप संस्थान मतलब रूप संस्थान को इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी पार्लर, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, रूप संस्थान इसका पर्याय है। अब रूप के दो भेद होते हैं, सामान्य पूर्व रूप, विशेष पूर्व रूप। अपन ने पूर्व रूप के भी दो भेद पढ़े थे, सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप। यहाँ भी रूप के दो भेद हैं, सामान्य और विशेष। अब सामान्य मतलब होता है किसी व्याधि के सामान्य लक्षणों को सामान्य रूप कहते हैं। अब सामान्य लक्षण मतलब ज्वर है, ज्वर में संताप तो आएगा, तो ये सामान्य लक्षण है। अतिसार है, अतिसार में बहुत द्रव स्त्राव हो रहा है, वो हो गई सामान्य। लेकिन विशेष पूर्व रूप क्या है, मतलब उस व्याधि की विशेष लक्षण, दोषानुसार विशेष लक्षणों का ज्ञान होना विशेष रूप कहलाता है। जैसे वातिक ज्वर के लक्षण, पैतिक ज्वर के लक्षण। उपशय, आचार्य चरक के अनुसार किसी व्याधि के लक्षण अति अल्प हो अथवा छिपे हुए हो रोग हो तो रोगों का निदान उपशय अनुपशय के द्वारा किया जाता है। मतलब कोई व्याधि है, उसका अपने को लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है या बहुत अल्प दिखाई दे रहा है, तो उसका जो अपन निदान है वो उपशय अनुपशय के द्वारा करेंगे। जैसे शोथ, इन्फ्लेमेशन में उष्ण उपचार या उष्ण उपचार और मर्दन से शांत करते, तो स्नेह आदि जो अपन उसमें उपयोग करते हैं वो उपशय है। अब आचार्य चरक के अनुसार हेतु विपरीत, आचार्य चरक के अनुसार ये जो परिभाषा थी वो आचार्य चरक के अनुसार थी, और अब चक्रपाणी ने इसके कुछ प्रकार बताए। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत,
हेतु, व्याधि, विपरीतार्थ, व्याधि, विपरीतार्थ, ये 18 टोटल इन्होंने बताए हैं। आहार विहार के उन्होंने टोटल 18 बताए हैं। अब विपरीतार्थ का अर्थ क्या होता है? जो द्रव्य निदान के समान होते हुए भी व्याधि का शमन करे, क्योंकि इनके प्रयोग से प्रारंभ में धातु वैषम्य में वृद्धि होगी, वृद्धि के पश्चात दोषों का निर्हरण होकर दोष शांत होगा, उसे व्याधि विपरीतारिक कहते हैं। अब आचार्य वाग्भट के अनुसार भी वही हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीतकारी, व्याधि विपरीतकारी, हेतु व्याधि विपरीतकारी, औषध अनविहार को सुखदायक प्रयोग को उपशय कहते हैं। इसे सातम्य भी कहते हैं। उपशय के विपरीत अनुपशय होता है। अब आचार्य माधव के अनुसार औषध, आहार, विहार, देश, काल आदि से उत्पन्न सुख परंपरा को उपशय कहते हैं। यही सुखवाही से तात्पर्य जो उत्तर काल में सुखकारी हो। अब ये उसके भेद है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ये 18 भेद बताए हैं, जो कि यूजी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संप्राप्ति दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर और जिस प्रकार शरीर में विसरण गति करते हुए धातु आदि को दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं, उसे संप्राप्ति कहते हैं। मॉडर्न से इसको अगर अपन कोरिलेट करें तो इसे पैथोजेनेसिस कह सकते हैं, अर्थात रोगों की सम्यक प्राप्ति संप्राप्ति कहलाती है। अब आचार्य चक्रपाणी कहते हैं व्याधिजनक दोषों के विविध व्यापारी एवं परिणामों से युक्त व्याधिजनक की संप्राप्ति कहलाती है, अर्थात निदान सेवन से लेकर दोष दुष्टि होना, इसके पश्चात लक्षण उत्पत्ति होना या संपूर्ण व्यापार परंपरा को संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति की पर्याय है जाति और अगति। जाति मतलब होता है व्याधि का जन्म होना और अगति मतलब होता है उत्पादक कारणों से व्याधि जन्म की प्रक्रिया। अब ये संप्राप्ति चक्र है। संप्राप्ति चक्र, सबसे पहले अपन कोई निदान का सेवन किए, निदान का सेवन करके वो दोष जो जैसा जिस निदान का सेवन करेंगे, जैसे वातवर्धक निदान का सेवन किया तो वात दोष की दुष्टि करेगा, फिर वो दोष है वो अपने दुष्यों में जाके दूषित होंगे, फिर दोष दुष्य समुचना होगी, दोष समुचना के पश्चात लक्षण उत्पन्न होंगे वो व्याधि के, उसके बाद रोग की उत्पत्ति होगी। अब आचार्य चरक ने और अष्टांग हृदय के अनुसार अलग अलग भेद है। आचार्य चरक ने 6 बताए, अष्टांग ने 5 बताए हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, बल संप्राप्ति, काल संप्राप्ति और विधि संप्राप्ति। जो विधि संप्राप्ति वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सिर्फ आचार्य चरक ने बताया। अष्टांग हृदय के अनुसार संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, प्रधान संप्राप्ति, बल, काल संप्राप्ति। अब संख्या संप्राप्ति क्या होती है? संख्या संप्राप्ति द्वारा रोगों के भेदों की गणना की जाती है। रोगों के जितने भेद होते हैं वो संख्या संप्राप्ति के द्वारा की जाती है। जैसे प्रमेय के 20 भेद होते हैं, गुल्म के 5 भेद होते हैं, ज्वर के 8 भेद होते हैं, ऐसे। विकल्प संप्राप्ति, व्याधि से संबंध दोषों की अंशांश कल्पना विकल्प संप्राप्ति कहलाती है। अब अंशांश कल्पना क्या होती है? दोषों के रूक्षादि गुणों को अंश कहते हैं। इन गुण समूह में 1, 2, 3 या समस्त अंशों से वातादि को प्रकोप का निश्चय करना अंशांश कल्पना कहलाता है। जैसे कलाय दाल वात के संपूर्ण अंश को दूषित कर दिए, लेकिन सिद्धू का जो एकमात्र रूक्षता का जो गुण है वो वात को दूषित करता है, तो ये कहलाती है विकल्प संप्राप्ति। प्राधान्य संप्राप्ति, इसमें व्याधि को तर तम के आधार पर संप्राप्ति निर्धारित करते हैं, अर्थात व्याधि की स्वतंत्रता एवं परतंत्रता के आधार पर संप्राप्ति निर्धारण प्राधान्य संप्राप्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण, द्वंद्व त्रिदोष व्याधि में एक दोष प्राधान्य स्वतंत्र कारण होता है तथा अन्य रोग उत्पादक में गुण होने से परतंत्र कहलाता है। अब आचार्य चरक ने प्राधान्य संप्राप्ति के लिए तरतम शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ होता है जो दोष सर्वाधिक अंश में कुपित हुआ है इसके लिए तम, और जो कम अंश में कुपित हुआ इसके लिए तर तर का प्रयोग किया गया है। जैसे तर, तम और वृद्धि, पहले तम फिर तर फिर वृद्धि। अब बल संप्राप्ति निदान पूर्व रूप तथा रूप के अधिक अथवा अल्पता के कारण व्याधि के बल का ज्ञान होना बल संप्राप्ति कहलाता है। काल संप्राप्ति, इसके अंतर्गत रात्रि, दिन, ऋतु एवं भोजन के आदि मध्य अंत के अनुसार दोष विशेष का निश्चय किया जाता है। उदाहरण, कफ व्याधियों की उत्पत्ति या वृद्धि प्रातः काल, रात्रि के आरंभ में या भोजन के तुरंत बाद होगी।
वसंत, शरद, वर्षा ऋतु में क्रमशः कफ, पित्त और वात का प्रकोप होकर रोग उत्पत्ति होती है। अब विधि संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ आचार्य चरक ने बताया है। विधि संप्राप्ति का प्रयोग विभिन्न जाति के व्यक्ति में नहीं किया जाता, अपितु एक ही जाति के विभिन्नताओं को देखने के लिए किया जाता है। विधि संप्राप्ति मतलब ये एक ही जातियों के व्यक्ति को देखने के लिए किया जाता है, अलग अलग जातियों के व्यक्ति को देखने के लिए नहीं किया जाता, एक ही जाति की विभिन्नताओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण, रक्तपित्त गति के आधार पर 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक। और अग्नि बल के आधार पर 3 प्रकार की होती है, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और समाग्नि। तो ये कहलाता है विधि संप्राप्ति। तो हमने जो पंच निदान थे वो पूरा निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति ये हमने यहाँ पे कवर किया। इसके द्वारा हम रोग की परीक्षा आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग करना और अपना करियर बनाना तो हमसे जुड़िए, डॉक्टर जीवेश यादव ऑनलाइन क्लासेस। मोर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए।